नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि PPPII पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, जो आप देख रहे हैं PPPII गुरु, इसका क्या मतलब है। तो आशा करता हूं आप सब लोगों को मालूम चल गया होगा कि PPPII गुरु का फुल फॉर्म क्या है। अब लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो और किस तरह का काम करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है और आपने अपने करियर में क्या काम किया है। तो ये मेरा दूसरा वीडियो जो है आज का, इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैंने अब तक क्या काम किया और किस तरह से मैं काम करता हूँ। और अगर आप लोगों को उसमें रुचि हो तो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के आखिर में मिलेगा। तो साथियों, मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी पंजाब नेशनल बैंक से। पंजाब नेशनल बैंक एक बहुत बड़ा बैंक है, लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है। एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन किया, एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जिसको आप लोग प्रोबेशनरी ऑफिसर भी कह सकते हैं। उसको जो दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो पंजाब नेशनल बैंक में मैंने एक बहुत टफ कंपटीशन के बाद करीब 1.5 लाख लोग अपियर हुए होंगे एग्जाम में, उसमें 220 का कुल सिलेक्शन हुआ। सन 1986 में मैंने पंजाब नेशनल बैंक ज्वाइन किया। पंजाब नेशनल बैंक में मुझे पहले 2 साल ट्रेनिंग दी गई। अलग अलग बैंकिंग के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं क्रेडिट हुआ, या रूटीन ब्रांच मैनेजमेंट हुआ, या फॉरेन एक्सचेंज हुआ, या लोन्स हुआ, इस तरह की जो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं उनमें मुझे 2 साल तक ट्रेनिंग मिली, जिसमें मैं लगातार अलग अलग ब्रांचेस में घूमता रहा ऑल ओवर इंडिया। और उसके बाद जाके एक जगह मेरी पोस्टिंग हुई 2 साल के बाद। मतलब ट्रेनिंग पीरियड में हम लोग का ऐसे रहता था कि हम पहले क्लासरूम ट्रेनिंग्स होती थी, फिर हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग ब्रांच में करते थे, फिर वापस क्लासरूम में आते थे, क्लासरूम ट्रेनिंग लेते थे, और उसी क्लासरूम ट्रेनिंग का हमको ब्रांच में जाके एक्सपीरियंस लेना होता था। इट वॉज अ पेड हॉलीडे। आपको तनख्वाह पूरी मिलती थी, आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, कहने का मतलब। 2 साल के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई जोनल ऑफिस मेरठ में, मुझे भेजा गया। और जोनल ऑफिस मेरठ से डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, रीजनल ऑफिस जिसे कहते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के रीजनल ऑफिस में मुझे भेजा गया। रीजनल ऑफिस मुजफ्फरनगर, तो मुजफ्फरनगर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। और मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई वो जलालाबाद ब्रांच है। यहाँ से अगर हम सहारनपुर की तरफ जाएंगे तो आपका शामली और सहारनपुर के बीच में एक बहुत छोटा सा कस्बा था उस टाइम पे, जिसका नाम था जलालाबाद। तो वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई और मैंने वहाँ से अपने करियर की शुरुआत की। खैर, शुरू के 2-3 साल ब्रांच मैनेजमेंट में रहा, जिसके अंदर अच्छा एक्सपोजर मिला। आप लोगों को ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छी मिली और ब्रांच मैनेजमेंट का एक्सपोजर मिला। एक छोटी उम्र में आपको पब्लिक डीलिंग का मौका मिला और पब्लिक से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं वो सब सीखने को मिला। इतने में सन 1992 में, मतलब 1988 तक, 1988 में मैंने ज्वाइन किया था। 4 साल के बाद 1992 में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ हिंदुस्तान में, जिसका नाम था हर्षद मेहता स्कैम। तो हर्षद मेहता स्कैम के बाद बैंक ने सोचा कि हम कुछ अच्छे ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई करके बैंक के ट्रेजरी में उनको रखते। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के बाद मैं पंजाब नेशनल बैंक की ट्रेजरी में काम करने लगा, जो कि हेड ऑफिस। मेरे दोस्त कहने लगे कि तुम्हारी तो लॉटरी खुल गई, बहुत अच्छी पोस्टिंग है ये। मुझे ट्रेजरी के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। मुझे ट्रेजरी क्या करती है ये सब मुझे मालूम नहीं था। तो आप लोग के लिए मैं ये बता दूं कि ट्रेजरी जो है बैंक का पैसा इन्वेस्ट करती है। जो बैंकों में डिपॉजिट आता है वो या तो लोन में जाता है या ट्रेजरी में जाता है, या तो इन्वेस्ट होता है या लोन का में उसको बांटा जाता है डिपॉजिट्स को।
तो ट्रेजरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवीजन माना जाता है किसी भी बैंक के लिए। मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मुझे मेरी पोस्टिंग ट्रेजरी में हुई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे यहीं से सीखने को मिला। और ट्रेजरी में आके फिर मुझे लगा कि मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने फिर उसके बाद एमबीए किया और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मैनेजमेंट कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपना एमबीए भी किया। 1998 में, 95 में मैंने ज्वाइन किया, 98 में मैं पास आउट हुआ। और 1992 से लेकर 1999 तक मैं पंजाब नेशनल बैंक की ट्रेजरी में रहा। तो 1999 में जब 7 साल हो गए और लगातार ये ऑडिट रिपोर्ट में आ रहा था कि मैं वहाँ पे बहुत लंबे समय से हूँ। मैं एक ऐसा ऑफिसर था जो 7 साल पूरे कर चुका था। कोई भी अधिकारी ट्रेजरी में 3, 4, 5 साल तक ही रह सकता है, और उसके बाद जो है स्पेशल परमिशन चाहिए थी, तो वो भी होने के बाद भी 1997 में तक मैं वहाँ रहा, जो कि 7 साल मेरे पूरे हो गए थे। तो वहाँ से 1999 में मेरा पोस्टिंग हो गया बैंकिंग डिवीजन में। बैंकिंग डिवीजन एक और बहुत बढ़िया पोस्टिंग थी। वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग होती थी, पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को जो है बैंकिंग डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो आता था उस टाइम पे, वो कंट्रोल करता था। तो आजकल उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। अब तो पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट बन गया है सेपरेट। लेकिन उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक छोटा सा हिस्सा होता था बैंकिंग डिवीजन, उसको हम कहते थे। और बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर का सारा पॉलिसी मेकिंग और जितने भी इश्यूज थे वो वहाँ पे डील होते थे। तो वहाँ बढ़िया मेरा टेन्योर निकला, करीब 2 साल तक। और जब मैं वापस आया तो पीएनबी म्यूचुअल फंड में मुझे पोस्टिंग मिल गई। मैं उस वक़्त तक मुझे थोड़ा चस्का लग गया था, तो मैं अप्लाई करता रहता था बाहर बैंक के। तो मेरा सिलेक्शन नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड में हो गया एज़ जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस। जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस एक सीनियर पोजीशन थी, इक्विवेलेंट टू डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर बैंक के हिसाब से देखा जाए तो मैं 2 पोजीशन की जंप मार रहा था। तब जो मेरा एग्जिस्टिंग स्किल था बैंक में, उससे 2 सीढ़ियाँ एकदम मेरे को, एक सीढ़ी मैं ऊपर उठ के दूसरी सीढ़ी सीधे पहुँच रहा था। तो बहुत अच्छा मुझे ब्रेक मिला। ये बात है 2001 की। 2001 में मेरा सिलेक्शन हुआ। यहीं से फिर मेरा एक नया प्लानिंग का कैरियर शुरू हुआ। अभी तक मैं हार्डकोर फाइनेंस था, तो यहाँ आके मैंने प्लानिंग भी सीखी। और उस वक़्त जो रीजनल प्लान बन रहा था, नेशनल कैपिटल रीजन का, या दिल्ली का मास्टर प्लान, या नोएडा का मास्टर प्लान, या ग्रेटर नोएडा का मास्टर प्लान, इन सब प्लान्स को समझने का मुझे मौका मिला। जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे आज की डेट में जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड हैं, जैसे कि केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे, ये उस वक़्त प्लानिंग स्टेज में थे। या जिसे आज हम नमो भारत कहते हैं, ये भी उस वक़्त प्लानिंग स्टेज में था। तो ये सब एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की प्लानिंग होती थी इन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। तो 2001 से 2004 तक मैं यहाँ रहा, और बहुत अच्छा मुझे एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में एक्सपोज़र मिला, सीखने का मौका मिला। गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, वो मैंने सीखा। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके साथ इंटरैक्ट किया। उस वक़्त अर्बन रिफॉर्म्स शुरू हुए थे इंडिया में। तो जो इनिशियल फर्स्ट फेज़ था अर्बन रिफॉर्म्स का, उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया। तो 2004 में मेरा जो टेन्योर था वो पूरा हुआ, और उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया। तो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड सिडकुल, वहाँ पे मेरे को जनरल मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की पोजीशन में मेरा फिर सिलेक्शन हो गया। और जो उत्तराखंड का पहला इंडस्ट्रियल पार्क था, रुद्रपुर, जिसे आज की डेट में पंतनगर का कहते हैं, या रुद्रपुर इंडस्ट्रियल पार्क कहते हैं, वो उसका मैं पहला जनरल मैनेजर था। इसके साथ साथ आईटी पार्क देहरादून में जो अभी बन के तैयार खड़ा हुआ है, उसका भी मैं पहला जनरल मैनेजर था। तो ये 2 बड़े प्रोजेक्ट्स जो थे, आईटी पार्क देहरादून और इंडस्ट्रियल पार्क रुद्रपुर इंडस्ट्रियल एरिया, वो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को मैंने देखा। लेकिन वहाँ मैं किसी कारणवश लंबे समय तक नहीं रहा और दिल्ली वापस आ गया, क्योंकि मेरी पोस्टिंग देहरादून में थी, मेरी फैमिली दिल्ली में थी, तो मेरे लिए दिल्ली ज़्यादा कन्वीनियंट था। तो दिल्ली में जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वो यमुना एक्शन प्लान में मिली,
अगेन फाइनेंस रोल था। यमुना एक्शन प्लान उस समय का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, जो कि एक जैपनीज कंपनी एग्जीक्यूट कर रही थी। उसमें बेसिकली यमुना रिवर को साफ करना था और जो रिफॉर्म्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, अर्बन लोकल बॉडीज को सेंसिटाइज करना और यमुना का जो एक्शन प्लान बनाया था उसके लिए काम करना। ये एक JBIC फंडेड प्रोग्राम था, इसको एक जैपनीज कंपनी कर रही थी। तो यहाँ पे भी मेरे को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का एक्सपोजर मिला, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे एक और मौका मिला। एक सिंगापुर की कंपनी थी रियल एस्टेट फंड की, सॉलिटेयर कैपिटल। तो वहाँ मैंने इसके बाद काम शुरू किया एज वाइस प्रेसिडेंट। मेरा वो सैलरी में भी काफ़ी अच्छा जंप मिला और उस वक्त प्राइवेट इक्विटी फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स इंडिया में नए नए आए थे। तो ये एक ऐसा फील्ड था जिसके अंदर मुझे काम करने का मौका मिला। क्योंकि मेरी बैकग्राउंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की थी, पंजाब नेशनल बैंक के इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में मैंने 7 साल काम किया था। तो ये जो नया एरिया था, इसके अंदर मैं एकदम मेरी एंट्री हो गई, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा स्पेशलाइज्ड लोग नहीं थे और मैंने इन्वेस्टमेंट में काम किया हुआ था, NCR प्लानिंग बोर्ड में भी काम किया हुआ था। तो रियल एस्टेट की समझ और इन्वेस्टमेंट की समझ दोनों होने की वजह से मुझे यहाँ मौका मिला। ये सिंगापुर की एक NRI ने ये फंड फ्लोट किया था। लेकिन इसके बाद जैसे कहते हैं एक सीढ़ी खुलने के बाद दूसरी सीढ़ी खुलती है, तो मुझे एक और बहुत बड़ा मौका मिला। ये जो मौका था ये सिंगापुर गवर्नमेंट की कंपनी थी एसेंडास में काम करने का मुझे फिर इसके बाद मौका मिला। एसेंडास जो थी बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट कंपनी है, जिसने चाइना में बड़े बड़े एसेट बनाए हैं, सिंगापुर में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स की हैं और सिंगापुर के जो बिजनेस पार्क्स हैं या साइंस पार्क है या और बड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है सिंगापुर में, वो सारा एसेंडास ने ही या उसकी सिस्टर फर्म्स हैं ज़ुरोंग, उसने किया था। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपोजर था जहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके बाद एसेंडास का एक कॉम्पिटिटर था, एक गुड़गांव बेस्ड डेवलपर है गोल्डशूट के नाम से। उन्होंने वो भी एक एसेट बना रहे थे और एसेंडास भी एसेट बना रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ आइए। मैं उनके साथ एज प्रेसिडेंट एसेट मैंने ज्वाइन किया और एक 25 एकड़ का एसेट था उनके पास और रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम था, वो मैंने संभालना चालू किया। रियल एस्टेट टाउनशिप डेवलपमेंट की भी वो कोशिश कर रहे थे, तो वो सब काम फिर मेरे टीम में आया। लेकिन वहाँ से आगे बढ़ते हुए मुझे फिर मेरे वो एक ऑफर आया। आपके नोएडा में एक कंपनी थी, उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ एज प्रोफेशनल CEO आप हमको ज्वाइन करो और मैंने उनके साथ एज प्रोफेशनल CEO ज्वाइन किया और काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि उस एसेट पे जो पहला क्लाइंट था हमारा IBM था, जिसको मैं ही लेके आया था। तो ये आज भी ग्रेटर नोएडा में ये एसेट है बना हुआ और आज भी यहाँ पे IBM को पूरी की पूरी बिल्डिंग मिली हुई है, जिसके अंदर IBM अपने ऑपरेशंस करता है। तो वहाँ मैंने काम किया, लेकिन इसके बाद तुरंत बाद जो है डीमोनेटाइजेशन हो गया और रियल एस्टेट एकदम बैठ गया। हालत ये हो गई कि रियल एस्टेट में कैश का जो काम था बिल्कुल ख़त्म हो गया और मुझे रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री थी उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो जिनके साथ मैं काम कर रहा था वो लोग मुझे मेरा ड्यूज़ वगैरह कुछ नहीं पे कर पा रहे थे, क्योंकि उनका जो कैश का काम था वो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ था। तो साथियों, उसके बाद मुझे मेरे लिंक्डइन अकाउंट को देख के PricewaterhouseCoopers PwC ने अप्रोच किया और कहा कि आप हमारे साथ काम करिए। इससे पहले रियल एस्टेट छोड़ने के बाद और PwC ज्वाइन करने के बीच में मैंने 2-3 कंसल्टिंग रोल्स किए, जिसमें से एक इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के साथ था, एक गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ था, जहाँ पे मैंने कंसल्टिंग रोल किया होगा उनके साथ। खैर, तो PwC
ने मुझे कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हो रहा है, ये 2015 की बात थी। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ काम करिए और स्मार्ट सिटी मिशन में उन्होंने मेरा नाम पिच करना पसंद किया, या तो टीम लीडर या फाइनेंस और पीपीपी। ये 2 रोल मेरे लिए बहुत फिट बैठते थे। तो पीडब्ल्यूसी के साथ मैंने काम किया एज अ फ्रीलांस। 2016 में मुझे पीडब्ल्यूसी ने कहा कि आप फुल टाइम उनको ज्वाइन करिए। तो उनके पास कुछ असाइनमेंट्स आई। तो मई 2017 में जाके मैंने पीडब्ल्यूसी को फुल टाइम एम्प्लॉई दोबारा से ज्वाइन किया डायरेक्टर लेवल पे। और इसके बाद मैंने अलग अलग स्मार्ट सिटीज़ में काम किया। 2017 से 2019 तक मैं पीडब्ल्यूसी में रहा। 2019 में फिर मैंने केपीएमजी ज्वाइन की, जो कि मुझे खुद केपीएमजी ने ऑफर किया कि आप पीडब्ल्यूसी में काम कर रहे हैं तो हमारे साथ आइए, आप काम करिए, हम आपको और चैलेंजिंग वर्क देंगे। 2019 से लेकर अब तक पीडब्ल्यूसी के साथ केपीएमजी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और मैं केपीएमजी के साथ लगातार मैं काम कर रहा हूँ। तो साथियों, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। करीब करीब 1500 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मैं अब तक कर चुका हूँ। इसके अंदर करीब करीब 350 प्रोजेक्ट जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हैं। 250 प्रोजेक्ट में मैं ट्रांजैक्शन एडवाइजरी मतलब आप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसकी सेल परचेज या कुछ और लीजिंग उसकी हो, तो ऐसे करीब करीब 250 प्रोजेक्ट जो है जिसमें मैं ट्रांजैक्शन एडवाइजरी कर चुका हूँ। तो 1500 प्रोजेक्ट टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के, 350 प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, जो कि अलग अलग स्टेजेस पे अगर देखा जाए तो उसमें से करीब 150 से 200 प्रोजेक्ट तो अलग अलग स्टेजेस पे अभी भी चल रहे हैं। और 250 प्रोजेक्ट जो है वो मैंने ट्रांजैक्शन एडवाइजरी की है। मैंने मेरी कुछ अचीवमेंट्स रही। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बैंकिंग डिवीजन में भी रहा 2 साल। पीपीपी सेल के अंदर मैंने काम किया और 2022 के बाद 2022 से 23 और 23 से 24 मुझे इनविटेशन आए नेपाल गवर्नमेंट से। मैंने वहाँ जाके ट्रेनिंग दी और मुझे फिर इनविटेशन आया बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। तो मैंने बांग्लादेश जाके 4 अलग अलग बैचेस को, करीब 150 से ज़्यादा लोग जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं बांग्लादेश के, उनको मैंने ट्रेनिंग दी बांग्लादेश ढाका में जाके। अलग अलग महीने 4 महीने तक चलता रहा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। और सितंबर और जनवरी में मैंने श्रीलंका में USAID फंडेड जो था एक प्रोजेक्ट किया, जिसमें फिर मैंने ट्रेनिंग दी गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के सीनियर ऑफिसर्स। तो और अभी भी आज की डेट में भी करीब करीब 11-12 प्रोजेक्ट्स में कर रहा हूँ। पीपीपी फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आपके DMRC के हैं, मास्टर प्लान के, कुछ प्रोजेक्ट आपके सोशल सेक्टर के हैं। तो इस तरह से अलग अलग 11 प्रोजेक्ट्स अभी भी मैं कर रहा हूँ। तो पिछले करीब करीब 38 साल से लगातार मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मेरी कोई इनकम यूट्यूब से नहीं है। मेरी इनकम बेसिकली कंसल्टिंग फीस से है, जो कि मेरे क्लाइंट्स मुझे उनको सुझाव देने के लिए या उनका जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्सिक्यूट करने के लिए, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए जो मुझे कंसल्टिंग फीस देते हैं, वही मेरी सोर्स ऑफ इनकम है। तो साथियों, ये तो था कि मैं क्या काम करता हूँ। कुछ बातें और भी हैं। मेरी एक वेबसाइट है www.rajivchadda.com। इसके अलावा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है simplyppp.com। दूसरा यूट्यूब चैनल जो है उसका नाम है स्मार्ट सिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, अपने कमेंट्स लिखें www.rajivchadda.com, या फिर आप सिंपली पीपीपी जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। या दूसरा यूट्यूब चैनल जो है जिसमें स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग वीडियोस डालते रहते हैं, आप उसको देखिए। तो आप लोगों को अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को कोई भी सवाल है तो आप मुझे PPPIIGuru@gmail.com पे लिख सकते हैं।
आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फीडबैक दें कि आप किस तरह के वीडियोस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड देखना चाहेंगे जिसमें आप लोगों की रुचि है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसी तरह के वीडियोस में आपको दिखा पाऊँ। इसके साथ ही आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।